हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हैं। अभी हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारा पेपर है थर्ड सेमेस्टर का, उसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज पहली वीडियो है जिसमें फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस करेंगे, ओरिजिन ऑफ द आइडिया, ओरिजिन ऑफ द डेमोक्रेसी बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि ये जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, ओरिजिन ऑफ द आइडिया यानी कि डेमोक्रेसी, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी की कैसी जर्नी रही है, यानी कि कहाँ से शुरुआत हुई इंडिया में और ग्रीक में। ठीक है, जो सबसे एशियंट डेमोक्रेसी के अगर हम ओरिजिन के ट्रेसेस अगर हमको मिलते हैं तो वो ग्रीक से मिलते हैं। हमें ग्रीक के छोटे छोटे सिटी स्टेट्स होते थे और वहां पर किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें हमें इंडिया में किस तरीके की व्यवस्था थी और ग्रीक में किस तरीके की व्यवस्था थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ऑल्सो एग्जामिन्स द मॉडर्न डेवलपमेंट्स ऑफ प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंटिव अकाउंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम आधुनिक समय में इस क्या क्या बदलाव आए डेमोक्रेसी में, कैसी ये प्रोसीड्यूरल और सब्सटेंटिव अकाउंट होता है। प्रोसीड्यूरल होता है जो हम एक अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके जो डेमोक्रेसी जो हम बनाते हैं हमारे बिहाफ पर, जो कानून बनाए जाते हैं, वो किस टाइप की डेमोक्रेसी है। और दूसरा सब्सटेंटिव अकाउंट्स में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर में किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कितना उसको फॉलो किया जाता है डेमोक्रेसी को। ठीक है, यानी कि किसी इंस्टीट्यूशन में जब डिसीजंस मेकिंग होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि पीपल जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कंटेम्परेरी टाइम में कंटेम्परेरी इनोवेशंस इन डेमोक्रेसी का मतलब है कि समकालीन समय में लोकतंत्र का क्या स्वरूप है, इसमें क्या क्या नई चीजें ऐड हो गई हैं। तो हम एशियन टाइम में देखेंगे, मॉडर्न टाइम में देखेंगे और कंटेम्परेरी टाइम में देखेंगे। और इसके बहुत सारे वेरियस मेथड्स ऑफ कंटेम्परेरी डेमोक्रेसीज, आज के टाइम में समकालीन समय में लोकतंत्र के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, जैसे कि मतदान हो गया, ई डेमोक्रेसी हो गया और लिक्विड डेमोक्रेसी हो गया। ठीक है, इसके अलग अलग मेथड्स हैं आज के टाइम में डेमोक्रेसी के। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम। डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में जानने की पहले कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे इंडिया में कैसे इसका इस शासन का डेमोक्रेटिक रूल कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से इसके हमें ओरिजिन मिलते के जो हम ट्रेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द टर्म डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस बैक टू एशियंट ग्रीस। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीक का जो प्राचीन ग्रीक था, वहां पर छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, वहां से इस शब्द को हम देख पाते हैं। ये उस इसको डेमोक्रेसी शब्द यूज नहीं किया जाता था उस टाइम पे बेसिकली। इस टर्म को पहली बार जो यूज किया गया था, द टर्म डेमोक्रेसी वाज फर्स्ट टाइम यूज इन 5th century BC by the Greek historian Herodotus in the sense of rule by the people। पहली बार इस शब्द को 5वीं शताब्दी में एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, एक ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने, हेरोडोटस ने इसको यूज किया था किस सेंस में, रूल बाय द पीपल यानी कि लोगों का शासन। Democracy is derived from a combination of two Greek words, demos meaning the people and kratos meaning power or to rule। डेमोक्रेसी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो डेमोस और जिसका मतलब होता है पीपल, लोग, दूसरा है क्राटोस जिसका मतलब होता है पावर या टू रूल, शासन करना। ठीक है, इस हिसाब से दस डेमोक्रेसी दस मीन्स रूल बाय द डेमोज, यानी कि इस हिसाब से इसका अर्थ है लोक द्वारा शासन या लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, द टर्म डेमोक्रेसी डेनोट्स अ मेथड ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग वेयर इन मेंबर्स एंजॉय अ फॉर्म ऑफ इक्वालिटी ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लोकतंत्र जो है वो एक सामूहिक निर्णय लेने की एक पद्धति है, एक प्रणाली है, जिसमें सदस्य जो हैं, वहां के जो मेंबर्स हैं, वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में के दौरान में वो इक्वल होते हैं, यानी कि सब के सब सदस्य जो है, जब डिसीजंस लिया जाता है तो सारे सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ सकते हो
कि आपके परिवार में जो डिसीजंस लिए जाते हैं तो उसको हो सकता है, मान लीजिए आपकी एजुकेशन के लिए कोई डिसीजन लेना है, लेकिन उसका डिसीजन कौन करता है? आपके मम्मी पापा करते हैं। हो सकता है किसी की फैमिली में आपके पापा ने डिसाइड किया हो कि हमें एसओएल में ही पढ़ाना है, हमें रेगुलर में नहीं पढ़ाना, या आपकी मम्मी ने डिसाइड किया हो कि एसओएल में ही पढ़ाना है, पढ़ेगी हमारी बेटी, रेगुलर में नहीं भेजेंगे। आपसे पूछा भी नहीं गया कि आपकी क्या इच्छा है। तो इस प्रोसेस को हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। डेमोक्रेसी क्या होगी कि सारे सदस्यों को, सबको बिठा करके पूछा जाएगा कि हाँ भाई, आप या आपसे संबंधित निर्णय लिया जा रहा है, तो आपसे पहले आपकी चॉइस पूछी जाएगी कि आपको कहाँ जाना है, रेगुलर कॉलेज में, एसओएल में या एनसी वेब में। वो एक अलग बात हो जाती है कि आपको हो सकता है आप एनसी वेब के लिए, रेगुलर के लिए क्वालिफाई ना हो पाओ, वो दूसरी है। सबसे पहले डिसीजन लिया जाएगा कि कहाँ जाना है। तो ये होती है एक लोकतांत्रिक प्रोसेस, जिसमें आपकी क्या चॉइस है, आपके लिए निर्णय लिया जा रहा है, तो वो मैटर करती है। तो लोगों की क्या चॉइस है, जिसके लिए निर्णय लिया जा रहा है, उन लोगों की क्या चॉइस है, उस पर ज्यादा डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र पे ध्यान दिया जाता है। और सारे के सारे सदस्यों से पूछा जाता है, यानी कि सबके सब समान हैं, सबका जो समानता का वहां पर इसको फॉलो किया जाता है। And there are different types of groups and decision making processes that can be called democratic. For example, democracy can occur in families, voluntary organizations, economic firms, as well as states and international and global organizations. मैंने आप लोगों को फैमिली का एग्जांपल दे ही दिया। और भी बहुत सारे जो भी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका? डेमोक्रेसी का, सामूहिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। Democracy is a form of government in which power is held by the people either directly or through elected representatives. तो डेमोक्रेसी क्या है? एक तरीके से सरकार का रूप है, यानी कि इसमें ऐसी सरकार होती है जहां पर लोग या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। कौन सी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस की। सोसाइटी को कैसे गवर्न करना है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इससे संबंधित अभी तक का जो हमने आइडियाज, अभी हमें पता चल गया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो इस हिसाब से डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं उसकी। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? पॉपुलर सोवरेनिटी। इसका क्या मतलब है? लोकप्रिय संप्रभुता। द पावर टू गवर्न इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पीपल। पॉपुलर का मतलब वही होता है जो ज्यादा लोग होते हैं, उसी को बोलेंगे हम। ठीक है, तो यानी कि पॉपुलर सोवरेनिटी ये एक विशेषता है। इसमें क्या होता है कि शासन करने की शक्ति किसके पास होती है? लोगों के पास होती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं इसमें। सिटीजंस हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस that are concluded without coercion or manipulations। जहां पर ये चुनाव जो होते हैं फ्री होते हैं, यानी कि कोई पैसा नहीं लगता है, फेयर होते हैं, यानी कि इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती है। प्रैक्टिकल रूप से मतलब सिद्धांतिक रूप से तो नहीं होती है, प्रैक्टिकल रूप से होती है। हम अपने इंडिया में ही देखते हैं, धांधलेबाजी बहुत होती है। हाँ, फ्री होते हैं, पैसे नहीं देने पड़ते हमें वोट देने के, लेकिन फेयर नहीं है ये भी। और फेयर नहीं है तो ये एक पार्ट है किसका? करप्शन का। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। तीसरी इसकी विशेषता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, टू प्रिवेंट एनी पर्सन और ग्रुप फ्रॉम हैविंग टू मच कंट्रोल। इसमें जो है शक्तियों का पृथक्करण होता है। अलग अलग कानून बनाने की शक्ति किसी और ब्रांच के पास है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कानून कोई और ब्रांच बनाएगी, उसको लागू कोई और करेगी, एग्जीक्यूटिव करेगी, और उससे दूसरा जो तीसरी ब्रांच है वो ये देखेगी कि जो कानून बनाए गए हैं और जो कानून इंप्लीमेंट किए गए हैं, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है, उसके हिसाब से है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर होता है।
कोई भी ब्रांच एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ हस्तक्षेप नहीं करती है। जुडिशरी के पास सिर्फ और सिर्फ पावर होती है ये देखने की, जुडिशियल रिव्यू की, कि जो कानून बनाए गए हैं, इंप्लीमेंट किए गए हैं, वो संविधान के अनुसार हैं या नहीं है। बाकी सबका काम अलग अलग होता है। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का इंप्लीमेंट करने का, और जुडिशरी का न्याय देने का, यानी कि जस्टिस प्रोवाइड करने का। ठीक है। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब है एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इज सब्जेक्ट टू लॉ एंड नो वन इज अबव इट। मतलब ये है, कानून के शासन का मतलब होता है कि चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, चाहे नेता है, या कोई भी है, उस पर उस कंट्री के जो कानून है वो सब पे लागू होते हैं। यानी कि अगर लेजिस्लेचर के लोग कानून बनाते हैं तो वो कानून उन पे भी लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन पे नहीं लागू होते। पहले क्या होता था, मोनार्कीज में राजा कानून बनाता था, किसके लिए? जनता के लिए, लेकिन वो राजा पे लागू नहीं होते थे। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, रूल ऑफ लॉ होता है, यानी कि कानून बनाने वाले भी, कानून इंप्लीमेंट करने वाले भी, और जो जुडिशियल होती है, जो जजेस होते हैं, सब के लिए वो समान कानून बनते हैं, किसी के लिए अलग अलग नहीं बनते हैं। ठीक है। प्लूरलिज्म, देयर इज अ रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एंड इंटरेस्ट। इसमें बहुलवाद होता है, यानी कि अलग अलग तरीके के विविध और कई सारे दृष्टिकोणों और जो भी अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग रहते हो, तो सबके हितों के बारे में ध्यान रहता है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया, फिफ्थ, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इसका क्या मतलब है? सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स दिए जाते हैं, उनको कुछ बेसिक फ्रीडम्स दिए जाते हैं, और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना। ये सारी चीजें किसके? ये सारे डेमोक्रेसी में दी जाती हैं। मेन जो डेमोक्रेसी में जो फीचर होता है वो होता है कि ये लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं, उदारवाद पे आधारित होती हैं, और इसमें क्या फॉलो किया जाता है? लोगों के लिए, लोगों की स्वतंत्रता पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जवाबदेही मतलब लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू इलेक्शंस और अदर मैकेनिज्म्स इफ दे फेल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो नेता होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिन्होंने उनको वोट दे करके बनाया होता है, रिप्रेजेंटेटिव अपना बनाया हुआ होता है। अगर वो जो काम के लिए बनाए गए हैं उसको पूरा नहीं करते, तो लोग क्या करेंगे? फिर उसको वोट नहीं देंगे। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो फ्री और फेयर इलेक्शंस में जो एक जो इसका डेमोक्रेसी का जो फीचर है, उसमें ये भी है कि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो हमारे इंडिया में हर 5 साल में होते हैं। तो अगर क्या होगा, अगर कोई नेता ढंग से काम नहीं करेगा, कोई पार्टी ढंग से काम नहीं करेगी, तो लोग अगली बार उसे वोट नहीं देंगे। ठीक है। तो जवाबदेहिता बनी रहती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अब हम देखते हैं, हमने समझ लिया डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम समझते हैं कि एशियंट ग्रीस में क्या, कैसे ये डेमोक्रेसी जो है ये उत्पन्न हुई, कैसे इसका उद्भव हुआ, कैसे ये ओरिजिनेट हुई। ठीक है। द ओरिजिन्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एशियंट ग्रीस, स्पेशली टू द सिटी स्टेट्स ऑफ एथेंस इन 5th सेंचुरी BC। एथेंस में 5वीं सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में एक एथेंस नाम का सिटी स्टेट था, जहां पे हमें लोकतंत्र के की उत्पत्ति के क्या पता चलता है, उसका पता लगाया जा सकता है कि वहां से ये निकल के आया। वहां के लोग जो है ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते थे। ठीक है। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मींस गवर्नमेंट को फॉलो करते थे, इस तरह की। ठीक है। The Athenian democracy was characterized by a system of direct democracy। लेकिन ये किस तरह की डेमोक्रेसी थी? एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। Where all citizens have equal voice in the decision making process। और जहां पर क्या था? सभी लोगों को
समान अधिकार था इस डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की प्रक्रिया में, आइदर बाय वोटिंग डायरेक्टली और बाय सर्विंग ऑन जूरीज। चाहे वो हो सकता था कि वोटिंग डाल करके लोगों से, बेसिकली क्या होता था वहां पर छोटी छोटी असेंबलीज होती थी, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसकी फीचर्स में। तो सबको क्या है, वोट देने का अधिकार होता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसमें बहुत सारे मेंबर्स सोसाइटी के को इंक्लूड नहीं किया जाता था, जैसे कि विमेन को, औरतों को इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाता था। स्लेव्स, उस टाइम में स्लेवरी बहुत ज्यादा थी, दास प्रथा थी, तो दासों को इसमें वोट करने का अधिकार नहीं था और ना ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेने का अधिकार था। नॉन सिटीजन का मतलब है जो विदेशी आकर के रह रहे होते थे, उनको भी इसमें अधिकार नहीं था, ठीक है, और ना ही बूढ़ों को और ना ही बच्चों को, ठीक है। तो सिटीजन्स इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन पार्ट कर लेता था फिर, जो उस टाइम जो आदमी होते थे, यानी कि मैन पॉपुलेशन, और वो भी वो ऐसी मैन पॉपुलेशन जो स्टेट के काम आती थी, या तो निर्णय लेने में या फिर न्यायिक व्यवस्था में, या तो विधि के शासन में या न्यायिक व्यवस्था में। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पेज नंबर डाल करके पूछ सकते हो कि मैम ये वाले पेज में हमें यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, अभी हमें ये पता चल गया कि एथेंस में और जो ग्रीस में एक सिटी स्टेट था एथेंस, वहां पे डेमोक्रेसी का हम उद्भव देखते हैं कि वहां से ये शुरुआत होती है। वहां के छोटी छोटी सिटी स्टेट्स को पोलिस बोला जाता था, ठीक है। वहां पे डिसीजन मेकिंग जो है किस तरीके से लेते थे, लोकतांत्रिक तरीके से लेते थे, सब लोग बैठ जाते थे, तो सब लोगों से पूछा जाता था कि ये कानून बनना है, तो क्या आप लोग सहमत हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो सब लोग उसमें वोटिंग करते थे, ठीक है। फिर अब एथेंस की जो डेमोक्रेसी थी उसके कुछ फीचर्स थे, उसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसा कि सिटीजन असेंबलीज, ऑल मेल सिटीजन्स वर एबल टू अटेंड द असेंबली एंड वोट ऑन डिसीजन रिलेटेड टू द सिटी स्टेट्स। सिटीजन्स असेंबली, जैसे हमारे यहाँ पे आज के टाइम में लेजिस्लेचर होती है ना कानून बनाने के लिए, उस टाइम में ग्रीस में क्या थी, सिटी असेंबलीज थी। कौन से में, वो जो सिटी स्टेट थे ना उनमें सिटी असेंबलीज थी। उसमें कौन पार्टिसिपेट करता था, मेल सिटीजन, सिर्फ और सिर्फ पुरुष नागरिक ही उसमें उस सभा में पार्टिसिपेट करते थे, और क्या करते थे, जो नगर राज्य था, जो सिटी स्टेट से उससे रिलेटेड जितने भी, उससे संबंधित जितने भी निर्णय होते थे उन पे मतदान करते थे कि भाई सिटी स्टेट में ये हमें सिस्टम लेकर के आना है, तो क्या हमें ये लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ठीक है। हमें ये कानून बनाना है सिटी स्टेट के लिए, क्या ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो इस बारे में निर्णय लिया जाता था। हमें आज, जैसे कि आज भी हमारे यहाँ पर लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, और उस वोटिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, ठीक है, कि ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वहां पे भी फॉलो होता था। जूरी सिस्टम, एथेंस की लोकतंत्र की जो अगली विशेषता है वो क्या है, जूरी सिस्टम। जूरी ट्रायल्स वर यूज्ड टू डिसाइड लीगल केसेस विद जूरीज बीइंग सिलेक्टेड बाय लॉट, यानी कि ये एक जूरी सिस्टम होता था। ये जूरी सिस्टम किससे संबंधित निर्णय लेते थे, कानूनी मामलों से संबंधित, लीगल, ठीक है। और उसमें क्या है, वो लॉटरी के द्वारा इसको निर्णय लिया जाता था, ठीक है। एक तो ये क्या करते थे, लीगल सिस्टम, लीगल भाई, लीगल ऐसे हम मान सकते हैं जैसे किसी की प्रॉपर्टी का किसी ने हथिया लिया, या फिर कोई क्राइम कर दिया, किसी को मार दिया, तो उसका निर्णय कौन लेता था, जूरी लेती थी, ठीक है। और ये जूरी के मेंबर भी कौन होते थे, ये जूरी मेंबर्स भी यही होते थे, मेल सिटीजन ही होते थे, ठीक है। अगली जो विशेषता है, पॉलिटिकल ऑफिसर्स, यानी कि राजनीतिक अधिकारी होते थे, और अधिकारी जनता द्वारा चुने जाते थे, और ये जो ऑफिसर्स होते थे कि कौन इनको चुनता था, जनता ही चुनती थी, और जनता में कौन आता था, अगेन सिर्फ और सिर्फ मेल सिटीजन ही उनको चुनते थे। और इसमें कौन कौन होते थे, पॉलिटिकल ऑफिसर्स में मैजिस्ट्रेट्स होते थे और मिलिट्री जनरल्स होते थे, यानी कि इन सिटी स्टेट्स के लिए जो मजिस्ट्रेट को चुना जाता था तो वो जनता चुनती थी, और जो सैन्य
सिटी स्टेट्स की सुरक्षा के लिए जो सेना का नेतृत्व करता था, मिलिट्री जनरल, उनका भी चयन कौन करते थे? सिटीजन्स ही करते थे। ओस्ट्रिसिज्म क्या होता है? ये एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां किसी नागरिक को लोकतंत्र के लिए अगर उसको खतरा समझा जाए तो उसे 10 साल के लिए शहर से बाहर भेज दिया जाता था, निष्कासित कर दिया जाता था। ठीक है, a process where a citizen could be exiled from the city state for a period of 10 years if they were deemed to be a threat to democracy। अगर किसी को लगता था कि ये हमारे सिटी स्टेट्स की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक है, तो उस व्यक्ति को उस सिटी स्टेट से बाहर भगा दिया जाता था 10 सालों के लिए। ये उस टाइम की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसमें ये सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ एथेंस द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वाज लार्जली फॉरगॉटन इन यूरोप फॉर several centuries until it was revived during the enlightenment era in the 18th century। फिर क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसमें बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, और इस करप्शन के खिलाफ और इस तरीके के खिलाफ वहां पे फिर बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स उभर करके आते हैं, जिनमें से एक का नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने भी लोकतंत्र को क्या बोला है? भीड़ तंत्र बोला है। और क्यों बोला है? क्योंकि और सबसे खराब व्यवस्था बोला है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करप्शन हो जाता है। डिसीजंस उसका ऐसा मानना है कि भीड़ तंत्र बोलते हैं वो उसको, कि सबके हाथों में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को कर दिया, सबको दे दिया, भाई सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि इसको करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए और डिसीजन मेकिंग उस प्रोसेस में शामिल होने के लिए उस व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उस राज्य का नागरिक है तो उसको डिसीजन लेने में शामिल कर लो, हो सकता है उससे उसका ज्ञान ना हो, या फिर उस लोकतंत्र को वो क्या बोलते हैं? मूर्खों का शासन बोलते हैं, कि सब लोगों को। और उनका ऐसा मानना है कि निर्णय लेने के लिए बहुत जो शासक होता है, या किसको निर्णय लेना चाहिए? शासक को लेना चाहिए। और कैसा हो शासक? दार्शनिक होना चाहिए, उसे सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो लोकतंत्र को वो खराब मानते थे। ठीक है, तो इसीलिए फिर धीरे धीरे एथेंस में से वहां से क्या चला गया? डेमोक्रेसी हट गई, उसकी जगह पे राजतंत्र आ गया, मोनार्की आ गई। जो एरिस्टोटल ने जो कंसेप्ट दिया, फिलोसफिकल किंग का कंसेप्ट दिया उन्होंने, और ऐसा बोला कि एक ऐसा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो ऐसे राजा द्वारा लिया जाना चाहिए, सारे डिसीजंस या कानून ऐसे राजा द्वारा बनाए जाने चाहिए जिसे सब चीजों का ज्ञान हो। ठीक है, 18वीं शताब्दी में फिर एनलाइटनमेंट पुनर्जागरण का काल आता है। पुनर्जागरण के समय में फिर से दोबारा से ही, और अच्छा अब फिर क्या हो जाता है, अगर वहां यूरोप में फिर ये जो राजतंत्र आ जाता है, मोनार्की आ जाती है, तो सारे डिसीजंस राजा लेने लग जाता है। फिर उसके साथ साथ में हम देखते हैं फ्यूडलिज्म आ जाता है। फ्यूडलिज्म के साथ साथ में फिर हम वहां पे देख रहे हैं एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी वहां पे हो जाता है, कि पोप शाही आ जाती है, कि सारे डिसीजंस जो है चर्च के हिसाब, चर्च जो है लेने लग जाता है। फिर चर्च के खिलाफ में वहां पे आंदोलन होते हैं, और एनलाइटनमेंट पीरियड हम इसी को बोलते हैं, जब 18th सेंचुरी में चर्च के खिलाफ, पोप शाही के खिलाफ जनता जो है आवाज उठाने लग जाती है और अपने राइट्स की बात करने लग जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद द इनलाइटनमेंट फिलोसफर सच एज, और ये देखो, जब डेमोक्रेसी खत्म हुई तो किसके आइडियाज आए? एरिस्टोटल के। फिर जॉन लॉक एनलाइटनमेंट पीरियड के टाइम पे आकर के आते हैं, और रूसो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इन्होंने इंडिविजुअल राइट्स पर और पॉपुलर सोवरेनिटी पर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, जो किसके एलिमेंट्स हैं? मॉडर्न डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स हैं। इन्होंने बोला कि, इन्होंने क्या कहा, जॉन लॉक और रूसो ने, उन्होंने बोला कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो लोगों के द्वारा ही होनी चाहिए, लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम पे बात की गई। ठीक है,
और इसी के आधार पर फिर क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑफन कंसिडर वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787। फिर यूनाइटेड स्टेट्स पहला ऐसा राज्य बनता है जिसने डेमोक्रेसी को मॉडर्न में यानी कि आधुनिक समय में अपनाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान लागू किया तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए कि इसी आधार पर सारे निर्णय लिए जाएंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स कर दिया। और जो डिसीजन मेकिंग, लोगों को जो है वोट देने का अधिकार मिल गया कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके अपना जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, the constitution established a system of government that includes a separation of powers, a bill of rights that protects individual liberties, and a system of representative democracy. Since then democracy has spread to many other countries around the world। और उसके बाद से फिर क्या हो गया, सबसे पहले कहाँ आई, यूएसए में, अमेरिका में आई। अमेरिका के बाद से वहां पर जो सिस्टम आया वो कैसा आ गया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाला, प्रतिनिधित्मक प्रतिनिधि लोकतंत्र बेसिकली जो है इसका स्वरूप जो है डेमोक्रेसी का उभरा, जिसमें लोगों ने वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर किस पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, इंडिविजुअल लिबर्टीज पे, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पे ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, हमने अभी तक ग्रीस का देखा कि वहां पे कैसे सिस्टम चलता था। जब सिटी स्टेट्स होते थे तो वहां पर क्या था, सिस्टम डेमोक्रेटिक था। लेकिन धीरे धीरे वहां पर बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ने लग गया, तो अंदर से ही, सोसाइटी से ही बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स उभर करके आए जिन्होंने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया। और मतलब डेमोक्रेसी मतलब वहां की जो सिटी स्टेट्स की जो व्यवस्थाएं थी, फिर उनके आधार पर फिर वहां पर हम देखते हैं कि मोनार्की वाला जो है कंसेप्ट आ गया। फिर सिटी स्टेट्स भी क्या हो गए, सिटी लोग इन सिटी स्टेट्स ने क्या कर दिया, जो छोटे वाले सिटी स्टेट्स थे उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया इन्होंने, जीतने लग गए। जीतने लग करके फिर क्या हो गया, ये बड़े सिटी स्टेट्स बन गए। ठीक है, बड़े सिटी स्टेट्स बनने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि और इसकी व्यवस्था भी चेंज होगी, डेमोक्रेटिक व्यवस्था से राजतंत्र आ गया। राजतंत्र के साथ साथ फिर हम देखते हैं फ्यूडलिज्म भी आ जाता है। फ्यूडलिज्म के में क्या होता है, जो जमीन होती है वो जमींदारों के पास चली जाती है। ठीक है, तो वो भी मोबिलिटी हम बोलते हैं इसको, कि मोबिलिटी किस तरीके से वेस्ट में जो है आ जाती है और वो डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्ट लेने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि धर्म का भी यहाँ पर आगमन हो जाता है और बोलते हैं कि जो राजा को सारे डिसीजंस किसके आधार पर लेने चाहिए, जो धार्मिक गुरु हैं, जो वहां पे पोप होते थे, तो उनसे पूछ करके लेने चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पोप शाही का ज्यादा प्रचलन हो जाता है। तो लोगों को फिर इसमें लगता है कि ये तो गलत हो गया, सारे डिसीजंस में जो है बहुत ज्यादा धर्म का जो है बहुत ज्यादा, जो चर्च है वो बहुत उसकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया, जिसमें जॉन लॉक और हम रूसो को देखते हैं। और फिर से वो बोलते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, फिर वहां से हम देखते हैं दोबारा से डेमोक्रेसी के जो है बीज पनपने लगते हैं और पहला ऐसा डेमोक्रेटिक स्टेट जो है अमेरिका उभर करके सामने आता है। वहां से फिर अलग अलग जगहों पे फैलने लग जाती है। और जैसा कि हम 1947 में आजाद होता है इंडिया, और इंडिया भी इसको क्या कर लेता है, डेमोक्रेसी को अपना लेता है। लेकिन हमेशा से ही इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में मोनार्की ही थी। हमें इंडिया में भी प्राचीन समय में ऐसे ट्रेसेस मिलते हैं, ऐसे सबूत मिलते हैं कि इंडियन जो एशियंट सोसाइटीज थी वो डेमोक्रेटिक होती थी, वो लोकतांत्रिक होती थी। ठीक है, तो इंडिया ड्यूरिंग एशियन टाइम्स द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एज वी नो इट टुडे डिड नॉट एग्जिस्ट इन द सेम फॉर्म ड्यूरिंग एशियन टाइम्स। लेकिन जो आज के समय में हम डेमोक्रेसी जो जानते हैं ना, सेम फॉर्म में मौजूद नहीं थी, सेम तरीका नहीं था, इस तरीके की डेमोक्रेसी नहीं थी प्राचीन भारत में। ठीक है, तो वो कैसी डेमोक्रेसी थी, वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन एशियंट इंडिया वाज द सिस्टम ऑफ सभा एंड समिति। तो कैसी डेमोक्रेसी होती थी, सभा के रूप में और समिति के रूप में होती थी। ठीक है, इसमें क्या होती थी, सभा और समितिज में
which were assemblies of people who came together to discuss and make decisions on important issues affecting their community. क्या होता था इन सभा में और समितिज में? सारे लोग बैठ करके निर्णय लेते थे जो कि किस मुद्दों पे, जो सारी कम्युनिटी के लिए, जो सारे समुदाय को इफेक्ट करते हैं, ऐसे मुद्दों पर निर्णय लिए जाते थे इन सभा और समितिज में बैठ करके। ठीक है। द सभा वाज काउंसिल ऑफ एल्डर्स that was responsible for making decisions on behalf of the community. जो सभा होती थी उसके मेंबर्स कौन होते थे? उसके मेंबर्स होते थे जो एल्डर्स होते थे, जिनके पास ज्यादा ज्ञान था, जिनके पास ज्यादा तजुर्बा होता था, एल्डर्स, बूढ़े। ठीक है। वो इस काउंसिल के मेंबर होते, इस सभा के मेंबर होते थे। ठीक है। ये एक तरीके की काउंसिल होती थी और जो डिसीजंस लेते थे पूरे समुदाय के लिए। जैसे कि आज भी हमारे हिंदू मैथोलॉजी में और इंडियन सोसाइटी में ये प्रचलित है कि बड़े बूढ़ों की राय लेनी चाहिए। तो सेम टाइप का सिस्टम था कि बड़े बूढ़ों की ये असेंबली थी, एल्डर्स की असेंबली थी। एल्डर्स मींस, एल्डर्स मतलब वो बिल्कुल लाठी पकड़ के चलने वाले बूढ़े नहीं, जिनके पास चीजों को समझने का, चीजों का जिसके पास नॉलेज थी, ज्ञान था कि भाई अब सूखा पड़ गया है तो इस सूखे से कैसे निपटना है, बाढ़ आ गई है तो इससे हमें कैसे निपटना है, जंगली जानवरों ने हम जो पशुओं पर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया है तो उससे कैसे निपटना है। तो ऑब्वियसली जो बड़े बूढ़े होंगे उन्होंने तो अपने जीवन में पहले भी बाढ़ देखी होंगी, उन्होंने तो पहले भी सूखा देखा होगा, तो उनके पास ज्यादा तजुर्बा रहेगा। तो उन ऐसे लोग फिर उससे रिलेटेड डिसीजन वो लेते थे कि भाई बाढ़ आती है तो हमें यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए या कहीं और जाकर बस जाना चाहिए, सूखा पड़ गया है तो। पहले तो ऐसे ही होती थी ना, पहले ऐसे एक जगह पे ठोर ठिकाना कम ही होता था लोगों का, अभी घूमते रहते थे लोग इधर उधर। ठीक है। अच्छा, तो सभा में कौन होते थे? जो सोसाइटी के, जो कम्युनिटी के एल्डर्स होते थे। ठीक है, जिनके पास नॉलेज थी। समिति में कौन होते थे? द समिति वाज अ लार्जर काउंसिल दैट वाज मेड अप ऑफ all members of the community and was responsible for making decisions related to war and peace. लेकिन जो समिति होती थी उसमें सारे सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते थे वो सब इसका पार्ट होते थे। सिर्फ बूढ़े नहीं होते थे, सिर्फ एल्डर्स ही नहीं होते थे जिनके पास कोई विशेष ज्ञान हो, सिर्फ वही नहीं होते थे, सारे लोग इसका पार्ट होते थे। और किससे संबंधित निर्णय लेते थे? युद्ध से संबंधित और शांति से संबंधित, कि कोई दूसरी कम्युनिटी हम पे अटैक कर रही है तो उससे संबंधित हमें भी करना चाहिए या समझौता कर लेना चाहिए, या कैसे उससे हमें डील करना है, इससे संबंधित निर्णय लिए जाते थे समिति में। तो ये एक तरीके से ये सभा और समिति क्या थे? डेमोक्रेटिक सिस्टम थे उस टाइम के गवर्नेंस के। ठीक है। These assemblies were usually made up of members from different social and economic backgrounds, including the ruling class, merchants and peasants. और ये जो सभा और समिति होती थी, इनके जो मेंबर्स होते थे ना, वो अलग अलग सामाजिक और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स वालों के होते थे। फॉर एग्जाम्पल हो सकते वो रूलिंग क्लास में भी अगर हम एशियन टाइम की बात करें तो कबीले होते थे ना, कबीले का फिर सरदार होता था। तो इसमें कौन हो गया? कबीले का सरदार भी इसका मेंबर हो गया। और मार्चेंट्स कौन होते थे? जो व्यापार करते थे वो भी। और पीजेंट्स मतलब जो किसान थे, उनको भी इसमें, इन असेंबलीज में शामिल किया जाता था। द डिसीजंस मेड बाय दीज असेंबलीज वर बेस्ड ऑन अ कंसेंसस। जो निर्णय लिए जाते थे वो किस आधार पर लिए जाते थे? वो सबके सर्व सहमति से लिए जाते थे, सहमति के आधार पर सारे निर्णय लिए जाते थे। यानी कि जब सारे लोग निर्णय ले लेंगे, सबके सब सहमत हो जाएंगे, तभी उस पर कोई वो लोग अपना जो है आगे उस डिसीजन को फॉलो करते थे। ठीक है। विद ईच मेंबर हैविंग एन इक्वल से इन द मैटर। हर किसी का मत का वैल्यू बराबर थी। ऐसा नहीं था कि एक, मान लीजिए 5 लोगों के, उस टाइम में 100 लोगों का एक कम्युनिटी है। उस टाइम पे तो बहुत कम कम होते थे ना, छोटे होते थे। तो 100 लोगों का एक कबीला है तो 100 लोगों में से मान लीजिए कि उसमें जो निर्णय लेना है, तो निर्णय में सबको उसमें जो है 100 के 100 लोगों को उसमें वोट करने का अधिकार था। 100 के 100 लोग जब सहमति लेंगे ना, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अनदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस
इन एशियंट इंडिया वाज द पंचायत सिस्टम। और हम एक दूसरा जो सिस्टम देखते हैं लोकतंत्र का, वो पंचायत सिस्टम प्रणाली या पंचायत प्रणाली के रूप में हम भारत में देखते हैं। द पंचायत वर विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट्स एंड प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। और ये जो पंचायतें थी वो ग्राम स्तरीय संस्थाएं थी जो विवादों को सुलझाने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार थी। इवन जो पंचायत सिस्टम था वो राजाओं के टाइम पे भी बहुत सारी जगहों पे फॉलो किया जाता था कि गांव के जो लोग थे, जो पंचायत 5 लोगों को चुना जाता था, और वो लोग छोटे छोटे जो गांव के ही जो किसी भी छोटे जो मुद्दे होते थे उस पर डिसीजन लेते थे। ठीक है। They were composed of 5 elected members who were responsible for making decisions on behalf of the village. विलेज के लोग ही उन 5 मेंबर्स को चुनते थे। पंचायत का मतलब होता है 5 लोगों का समूह। ठीक है। तो पंच, सरपंच, पंच आज के टाइम में भी है ये इंडिया में सिस्टम। तो उस टाइम में ये अपने 5 मेंबर को चुन लेते थे जो उन पूरी की पूरी विलेज के लिए वो क्या लेते थे, डिसीजंस लेते थे। द पंचायत सिस्टम वाज अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नेंस दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंसेंसस एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट। और ये पंचायत सिस्टम कैसा था? ये ग्रामीण समाज का एक व्यवस्था का एक सिस्टम था, व्यवस्था थी, गवर्निंग सिस्टम था, जो किस कौन से प्रिंसिपल पर आधारित था? कंसेंसस यानी कि सहमति के, और म्यूचुअल एग्रीमेंट वही वही होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट में सबकी सहमति पर ही, सर्वसम्मति पर ही आधारित था। द पंचायत वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट्स एंड मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटीज। पंचायतें विवादों को सुलझाती थी और समुदाय के कल्याण से संबंधित सारे निर्णय लेने के का काम करती थी। ठीक है। डेमोक्रेसी वाज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन द वैदिक पीरियड। हम देखते हैं कि वैदिक काल में भी लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में प्रचलित थी, जो कि which lasted from around 1500 BCE to 500 BCE। जो ये वैदिक पीरियड हम कब तक देखते हैं? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। यानी कि 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चली आ रही थी। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लैंस एंड ट्राइब्स known as Jana, and which were ruled by a council of elders known as the Sabha। ये इस टाइम में क्या होता था? इस अवधि के दौरान समाज को विभिन्न कुलों में और जनजातियों में विभाजित था उस समय पे समाज हमारा। ठीक है। जिन्हें जना भी कहा जाता था, जन बोला जाता था। ठीक है। और इस ये किसके द्वारा शासित होते थे? बुजुर्गों की एक परिषद द्वारा, जो जिसे हम सभा बोलते हैं। जो हमने पढ़ा ना कि कैसा फॉर्म था, कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस थी, डेमोक्रेटिक तो थी, लेकिन वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था कैसी थी? तो व्यवस्था में हमने पढ़ा ना सभा और समिति होती थी। तो यही समिति का बता रहे हैं कि ये समिति हम वैदिक काल में भी पाते हैं कि वैदिक काल में इस तरह की समिति सभा हुआ करती थी। ठीक है। After the Vedic period, instances of democracy in civilization were found in republics in ancient India, which were established sometime before the 6th century BC, the prior to the birth of Gautam Buddha। हम देखते हैं कि जब गौतम बुद्ध कौन थे? जिन्होंने बौद्ध धर्म की रचना की, जिन्होंने बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में से ही निकल कर के आया, जिसको बौद्ध धर्म को जन्म दिया। ठीक है। उस टाइम में भी उनके वहां पर भी क्या थी? इस तरीके की हम रिपब्लिक्स यानी कि गणतंत्र और लोकतंत्र पे आधारित व्यवस्थाओं को हम पाते हैं। ठीक है। ये जो रिपब्लिक्स थे, ये जो गणराज्य थे, इनको महाजनपद कहा जाता था। और इन राज्यों में कुछ नाम जो हैं, वैशाली, जो कि अब कहाँ पे है? भारत, बिहार में है। ठीक है। वैशाली में, और तक्षशिला, तक्षशिला और वैशाली के आप लोगों ने नाम सुने होंगे। इनको हम, वैशाली को हम पहला, वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक मानते हैं, दुनिया का पहला गणराज्य हम मानते हैं। ठीक है। अच्छा, द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन एशियंट इंडिया फर्दर इवोल्व ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। हमने अभी देखा कि वैदिक पीरियड में तो था ही, वैदिक पीरियड के बाद हम क्या देखते हैं? मौर्य के टाइम में भी ये जो है हम डेमोक्रेटिक रूल हम देखते हैं। और
टाइमिंग क्या है, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये पीरियड कब था, जब अशोक, सम्राट अशोक ने जो है अशोका इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज एमिंग एट प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। जब अशोक सम्राट बनते हैं तो उन्होंने इस तरीके का सिस्टम अपनाया, जहां पर, ऐसा क्यों अपनाया उन्होंने, वो सामाजिक कल्याण करना चाहते थे और चाहते थे कि जनता भी गवर्नेंस में, शासन व्यवस्था में, शासन प्रणाली में, प्रशासन प्रणाली में क्या करे, अपना योगदान दे, ठीक है। अशोका established a system of regional administration which was overseen by officials who were appointed based on their merit rather than their birth of social status। अशोका ने जो सिस्टम बनाया था ना नागरिक प्रशासन का, उसमें के उसके जो ऑफिसर्स होते थे ना, उनको कौन कैसे अपॉइंट किया जाता था, कैसे चुना जाता था, मेरिट के आधार पर चुना जाता था, ठीक है। राजतंत्र में क्या होता है, मेरिट नहीं होता है, जो राजा के रिश्तेदार वगैरह होते हैं वही इस प्रशासन को चलाते थे, ठीक है। लेकिन अशोका ने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टेब्लिश किया, जहां पे जो ग्रामीण प्रशासन, लोगों को प्रशासन में भाग देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और उसके लिए क्या किया कि उनको ग्राम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनको अलग अलग पद दिए गए, ठीक है। वो जो है मेरिट के आधार पर, उनकी काबिलियत के हिसाब से दिए जाते थे, किसी सोशल स्टेटस के आधार पर नहीं दिए जाते थे, यानी कि सामाजिक स्थिति को नहीं देखा जाता था कि वो कौन सी कास्ट से है, वो कौन से धर्म से है। धर्म तो ऑब्वियसली उस टाइम में हिंदू था, और बौद्ध धर्म भी जैसे कि आ गया था, तो अशोका ने ही बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा प्रचलन में लेकर के आए थे। तो उस टाइम पे हम देखते हैं, अशोका के टाइम पे भी हम बौद्ध धर्म, सॉरी, डेमोक्रेटिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था देखते हैं। अशोका ऑल्सो एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। जो अशोक थे उन्होंने नगर परिषदों और ग्राम परिषदों जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना को भी प्रोत्साहन दिया, और स्थानीय मामलों के प्रबंध के लिए भी इन संस्थाओं को इंडिपेंडेंस दी, रिस्पॉन्सिबल बना दिया, किसके लिए, जो स्थानीय प्रबंध है, स्थानीय मामलों से संबंधित जो प्रबंध है, उनको उनका काम दे दिया गया, किसको, जैसे कि टाउन काउंसिल्स, विलेज काउंसिल्स, उन्होंने टाउन काउंसिल्स बनाई, विलेज काउंसिल्स बनाई, और उनको काम दे दिए गए मैनेजिंग लोकल अफेयर्स, जो लोकल के, कि भाई ऐसा ना हो कि कोई व्यवस्था लेकर के आनी है, कुछ काम करना है तो आप सीधा राजा के पास जाओ कि इस पे कानून बना दो, नहीं, आप लोगों को देखनी है इस व्यवस्था को कैसे आप लोगों को व्यवस्थित करना है। छोटी छोटी उन्होंने क्या बनाई, टाउन काउंसिल और विलेज काउंसिल बनाई। However, it is important to note that these systems of democratic governance were limited in scope and did not provide equal representation of all members of the society। हालांकि यहाँ पे यह बात ध्यान देनी जरूरी है कि जो ये लोकतांत्रिक शासन था, इन प्रणालियों का दायरा सीमित था, यानी कि पूरे भारत में जितने भी एम्पायर्स होते थे ना, सबके वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं था। भारत उस टाइम पे ऐसा कुछ इंडिया टाइप का कुछ सिस्टम भी नहीं था, जस्ट ज्योग्राफिकल एरिया था और छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था। जैसे ग्रीस में सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, ऐसे ही इंडिया में अलग अलग छोटे छोटे राज्य रजवाड़ा हुआ करते थे, ठीक है। और इसमें भी, और जो ये जिन राज्य रजवाड़ों में, सम्राट जिन एम्पायर्स में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती थी, वहां पर भी निर्णय लेने की प्रणाली में सब लोग शामिल नहीं होते थे, यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सब शामिल नहीं थे। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल विमेन एंड लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स वर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज सिस्टम्स। औरतों को और जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाता था। Overall, while ancient India had some forms of democratic governance, it is important to recognize that the concept of democracy as we know it today was not fully developed during this time। हालांकि हमें ट्रेसेस तो मिलते हैं, हमें ये पता तो चलता है कि कहीं कहीं पे ऐसा डेमोक्रेटिक शासन हुआ करता था, लेकिन आज की जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है वैसा नहीं था, उसका स्वरूप जो है वो एकदम अलग था, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने अभी एशियन टाइम में देखा, एशियन टाइम से हम बढ़ते बढ़ते हम आते हैं
मध्यकालीन युग में। मध्यकालीन पीरियड में भी इंडिया वाज रूल्ड बाय वेरियस एम्पायर्स एंड किंगडम्स। हमने देखा कि बहुत सारे एम्पायर्स और किंगडम्स ने यहाँ पे रूल किया, with some rulers promoting democratic principles such as the participation of citizens in local governance through village councils। फिर भी हम देखते हैं कि मध्यकालीन में बहुत सारे राज्यों ने, बहुत सारे सम्राटों ने जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं उनको बढ़ावा दिया। ठीक है। हालांकि however the colonial period in India from the 18th century onwards saw a significant erosion of democratic institutions। लेकिन मध्यकालीन के बाद में जब हम आधुनिक समय में देखते हैं, या आधुनिक समय में भी जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो उस टाइम में हम देखते हैं कि ये डेमोक्रेटिक संस्थाएं बिल्कुल खत्म हो गई। सारा का सारा डिसीजंस कौन लेता था? ब्रिटिशर्स लेते थे, इंडियन को शामिल ही नहीं करते थे। ठीक है। फिर 1947 में जब हम आजाद होते हैं और नया हम अपना संविधान बनाते हैं 1950 में, तो हम एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसको वोट देने का अधिकार है, या चाहे वो बूढ़ा है उसको वोट देने का अधिकार है। और इस तरीके से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो आगे जाकर के हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, यानी कि कानून बनाते हैं। ठीक है। तो ये इस वीडियो में हमने हमारे पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है उसको डिस्कस किया, और ये भी आधी यूनिट है, आधी यूनिट हमारे पार्ट 2 में आएगी। ठीक है। तो उसमें हम मॉडर्न डेवलपमेंट्स देखेंगे, और अलग अलग क्या क्या सिस्टम्स है डेमोक्रेसी के, क्या क्या उसके मैकेनिज्म्स हैं, उनको उस वीडियो में समझेंगे। तो पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। मैं हर कमेंट को रिप्लाई करती हूँ। और जो भी पेपर की हम वीडियो बना रहे हैं, जब आपके एग्जाम होंगे तो एग्जाम से पहले हम लाइव क्लास लेंगे, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे पेपर से संबंधित, उन सब के बारे में आप लोग उस लाइव क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक आप ये वाली वीडियो को देख करके अच्छे से समझने की कोशिश करें।